दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। एक वीडियो मैंने इसी खेत की बनाई थी जिसमें बहुत सारी घास उगी थी और ये विषय मैंने रखा था कि ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा को कैसे बढ़ाएं। कई किसान भाई पूछते हैं कि जीवामृत की जब बात आती कि सचान साहब मैं तो जीवामृत डाला हूँ और आपने बताया कि ह्यूमस बढ़ाना, तो ह्यूमस कैसे बढ़ाएं। टेलीफोन पर पूरी बात हो नहीं पाती। अब आपको मैं बिल्कुल सजीव दिखा रहा हूँ। ये मेरा 5 एकड़ का ज़मीन है। बरसात के दिनों में, मतलब बारिश के प्रारंभ में, इसमें खूब ग्रासेस उग गई थी। जुलाई और अगस्त, तो अगस्त के समय मैंने एक वीडियो बनाई थी और ये कहा था देखिए अगर हम एक खरीफ में फसल ना बोएं, अगर मैं अपनी धरती माता को सजने संवरने का मौका दे दूं, तो ये धरती स्वयं में अपना श्रृंगार कर लेती है। और धरती की श्रृंगार का मतलब क्या है? धरती उर्वर हो जाती है। तो देखिए मित्र, एक बार ग्रासेस इसमें बहुत ज़्यादा थीं और मैंने उनको करीब 15-16 अगस्त के आसपास इसी खेत में पलट दिया। पलटने के बाद आज 14 सितंबर है। एक महीने में ये फिर ढेर सारी ग्रासेस हो गई। और मैंने क्या किया है, अब जो बाग बगीचा की बात करते हैं किसान, तो देखिए हमारे देश के बहुत सारे किसान मैंने नींबू के, आंवले के और अमरूद के बाग लगाते हैं। और बाग में बिल्कुल बस पेड़ दिखाई देते हैं। जैसे मेरा पेड़ लगा है, ये पेड़ दिखाई देगा, पेड़ में थाला बना होगा, पूरा खेत नीट एंड क्लीन होगा, यानी मिट्टी दिखेगी। क्योंकि उनको बताया गया है कि खेत में साफ सफाई रखना। तो यानी कि अगर अमरूद का, आंवले का, मौसम्मी का बाग लगा दिया तो केवल मौसम्मी या आंवला खड़ा है और कुछ भी, कोई भी ग्रास उगने नहीं देते। बीडीसाइड डाल के मारते हैं या कल्टीवेटर से उनको जुताते रहते हैं। ज़रा सी घास जमती है और उनको वहीं पलट देते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि ह्यूमस अगर ज़मीन में बढ़ाना है तो सबसे सरल है कि बरसात के दिनों में आपने जीवामृत डाला और उसके बाद 2 सीज़न आप खरीफ की फसल भूल जाइए। और अगर बोनी भी है, मान लो देश का किसान मूंगफली बोता है, तो मूंगफली को लाइन से बोएगा, 1 मीटर की दूरी पर लाइन से बोएगा और मूंगफली के पेड़ के किनारे की ग्रास हटाएगा। मूंगफली का पौधा बढ़ जाए, उसको घास न दबाने पाए। बीच के 70 सेंटीमीटर के डिफरेंस में खूब ऐसी पट्टी से घास खड़ी रहे। उधर मूंगफली निकालेगा, मूंगफली बहुत मजबूत होगी और ये ग्रासेस जो है उसकी ज़मीन में कार्बन पदार्थ को बढ़ाएंगी। तो मैंने इस साल अपने इस खेत में देखिए अमरूद का, आंवले का ये प्लांटेशन कर दिया पूरे 5 एकड़ में। और अच्छा डिस्टेंस लेके गया है, 7-7 मीटर की डिस्टेंस पर ये बागवानी है और ग्रासेस मेरी खड़ी हैं। अब जैसे अमरूद का पौधा है, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा थोड़ा सा आगे आ जाओ, मैं किसानों को समझा दूँ। देखिए ये अमरूद का पौधा है और अमरूद के पौधे के आसपास ढेर सारी ये ग्रास है। किसान को क्या बताया गया कि ये घास इस ज़मीन का भोजन लेगी, इस ज़मीन का पानी लेगी, सूरज की रोशनी पे कंपटीशन करेगी। मैं कहता हूँ इस अमरूद के पौधे से इस घास का कोई कंपटीशन नहीं। अमरूद का पौधा अपनी जगह चल रहा है अच्छा सा और घास भी है। अब होगा क्या, ये घास जब मैं इसमें पलटूँगा तो ये घास हमारा ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएगी। तो जैसा कि मैंने अभी पहले एक वीडियो में आपसे कहा कि किसान का उद्देश्य एक ही है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। मेरी ज़मीन का वैभव मजबूत होना चाहिए, ज़मीन मेरी दमदार होनी चाहिए। और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जब बढ़ती है तो मुझे रासायनिक उर्वरकों को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ इन फसलों में पानी भी कम लगता है। जैसे अभी जब ये घास मैं और बड़ी हो जाने दूंगा, चूँकि ये अमरूद के पौधे से कोई कंपटीशन इसका नहीं है, अभी यही मल्चिंग का काम करेगी। तो ये घास 2 काम करेंगी, ये ह्यूमस को बढ़ाएगी, हमारी ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी जो हमारे मॉइस्चर को रोक के रखेगा। दूसरा मल्चिंग का काम करेगा,
तो पानी से जो इवेपोरेशन है वो कम होगा। तो मित्र, ये जो घास है ना, देखिए घास किसी ने बोई। कई बार हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे जुलाई होगी तो घास जमेगी, घास को जोत देंगे, फिर वो सनई और ढैंचा का बीज लाएंगे और फिर वो सनई ढैंचा का बीज बोएंगे। तो एक तो आपने घास को जोतने में समय बर्बाद किया, ट्रैक्टर का डीजल या ट्रैक्टर का किराया गया। दूसरा, फिर सनई ढैंचा की आपने फसल बोई। एक्चुअल क्या है, सनई ढैंचा में आप कैलकुलेशन कर लेना, ये ग्रास का वॉल्यूम निकाल लो बेट और सनई ढैंचा का, तो आप पाएंगे कि घासें जो स्वतः उग गई हैं उनका वजन सनई ढैंचा के हरे पदार्थ से ज़्यादा है। तो मुझे ग्रीन मैनोरिंग ही तो करनी है। और यही मैं कह रहा हूँ, बरसात में धरती माता अपना श्रृंगार करती है। धरती माता स्वयं अपनी व्यवस्था बना के चलती है। मैं उसमें कोई हस्तक्षेप ना करूं, इतनी सी बात है। तो मैं समझता हूं कि मेरे किसान भाई, चूँकि ये विषय बार बार आता है कि सचान साहब जीवामृत की बात सही है, अपने आप सही है, इंसेक्टिसाइड चलो ठीक है हम नहीं डालेंगे, चलो हम रोग भी नहीं मारेंगे, लेकिन साहब मैं खरपतवार का क्या करूं? अब जैसे मैं बुंदेलखंड में हूं, बुंदेलखंड में कोई भी किसान उर्द बोता है जो उसकी उर्द की पैदावार कुंटल सवा कुंटल से ज़्यादा नहीं मिलती 1 एकड़ में। बाज़ार में उसकी कीमत जो है मुश्किल से मुश्किल 5,000 रुपये होती है। चूँकि लालच है, चलो 5,000 रुपये मिल जाएंगे, तो 5,000 रुपये मिलने के लिए मैंने 2,500 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये तो खर्चा भी कर दिया। तो मुझे 1 एकड़ में मिले कितने? मात्र 2,000। उर्द मूंग बोया और उर्द मूंग की फसल काट के खलिहान में ले आए, उर्द बेच लिए और वो जो रेजिड्यू था वो खलिहान में पड़ा रह गया। खेत को क्या मिला? खेत को मेरे कुछ नहीं मिला। तो मैं क्या कहता हूँ, प्राकृतिक खेती में खेत को देने की बात सोचनी है। और मानव जीवन के लिए कहा गया मुझे यज्ञ करना है। तो यज्ञ क्या है? पंच महाभूत को कुछ देने का प्रयास करना। और पंच महाभूत को, सूरज को मैं कुछ दे नहीं सकता, केवल 1 लोटा जल लेकर कैसे ओम नमो शिवाय करके चढ़ा सकता हूँ। आकाश को कुछ मैं दे नहीं सकता, लेकिन हाँ, इस ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ मैं बढ़ा सकता हूँ। और कार्बनिक पदार्थ के बढ़ने के बाद हमको पानी की, सिंचाई जल की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि ज़मीन में मॉइस्चर को धारण करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। एक उदाहरण दूंगा, पूरे देश के किसान इस बात को सुन लें। आज के ठीक 40 साल पहले, मैं दावे के साथ कहता हूँ, संपूर्ण देश में रबी की फसल में, रबी के सीजन में चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, बिजरा, जौ, ये फसलें बारिश की संचित नमी में बो दी जाती थी और बिना सिंचाई की, यानी नो पलेवा नो इरिगेशन, बिना सिंचाई और पलेवा के फसलें काट ली जाती थी। क्यों? तब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा तब ज़्यादा थी। आज केमिकल फार्मिंग के दौरान हमारे ह्यूमस की मात्रा कम हो गई। दूसरी एक चीज़ मैं और कहता हूँ कि देखिए, मैंने यहाँ पर को 250-300 पेड़ लगाए हैं। उसके पहले आप और देखो, कैमरामैन से कहूँगा कि इस मेरा ये जो 5 एकड़ का ज़मीन है, आप इसके चारों ओर देख सकते हो। ये चारों ओर मैंने ग्रीन बेल्ट तैयार की है, चारों ओर। मतलब कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मेरे पेड़ ना हो। और इस साल ये 300-400 पेड़ मैंने फिर लगा डाले हैं। पेड़ों की माया है। चूँकि मैंने एक बार और आपको बोला कि ये ज़मीन जो है ना, आप अगर पौराणिक कथाओं में जाएंगे, वेदों में पढ़ेंगे, तो कई बार मेरे यार मित्र कह देते हैं कि सचान साहब आप तो खेती की बात करते करते दर्शन और धर्म पर और देवी देवताओं पर घुस जाते हो। वाई नॉट, क्यों ना घुसें? सत्य तो यही है, धरती शिव का स्वरूप है। धरती के ऊपर ये जो हरियाली है पार्वती है, इसीलिए शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है। अब अगर मैं धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी यानी कि वनस्पतियों को और जीवों को नहीं देखना चाहता तो दिक्कत तो होगी। पार्वती यानी प्रकृति के नष्ट होते ही हमारे नष्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो किसान अपने खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना चाहें तो बहुत सरल है। 2 साल केवल खरीफ की फसल ना लें, और अगर लें तो लाइन से बोएं और
मेन फसल अपनी काट लें और काटने के बाद थ्रेसिंग के बाद जो उनका फसल अवशेष बचे वो भी खेत में दे दें और बीच में जो ग्रासेस उगेंगी वो भी खेत में पलट दें। क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई अगर खेत में ह्यूमस बढ़ाना है, खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है तो वर्मी कंपोस्ट डालो। देश में कितने लोग वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं? कोई नहीं बना रहा। तो खेत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार नहीं है, खेत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेत ही है। हमें को जो कुछ भी खेत को देना है इसी खेत में उगा करके देना है। अब ये सारी ग्रासेस सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेकर के और फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बना रही हैं, और कार्बोहाइड्रेट ही कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन, डिस्ट्रॉय होने के बाद कार्बन होगा, और जहाँ कार्बन होगा वहीं हमारे सूक्ष्म जीव होंगे। जहाँ कार्बन की माया है, विदाउट कार्बन इस संसार में खेती नहीं की जा सकती। इसलिए मित्र, अपने खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाने के लिए मैंने एक टेक्निक बताई। जो किसान बागवानी करते हैं, ग्रासेस को खूब उगने दें। अभी मैं इसके आसपास थाला बनाऊंगा 1 महीने के बाद, और ये ग्रासेस यहीं डाल दूंगा, तो हमारे इस पौधों को मार्च तक पानी की ज़रूरत नहीं है। मैं इन पौधों में पानी दूंगा अप्रैल से। नमस्कार।